तो फ्रेंड्स, म्यूजिक वन लाइनर सीरीज़ का आज हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए करना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हम लोग फर्स्ट पार्ट हो चुका है हम लोग का। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, राग पुड़िया धनाश्री का ठाठ क्या है। तो राग पुड़िया धनाश्री का ठाठ हो जाता है पूर्वी ठाठ, ठीक है। फिर हमारा राग पुड़िया धनाश्री का वादी स्वर पूछा है, तो वादी क्या हो जाता है, प हो जाता है। राग पुड़िया धनाश्री का वादी प और संवादी सा हो जाता है। फिर है राग पुड़िया धनाश्री की जाति पूछा है, तो जाति क्या हो जाएगी, तो जाति हो जाएगी संपूर्ण संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण जाति हो जाएगी। फिर है राग पुड़िया धनाश्री का गायन समय क्या है, तो दिन का चौथा प्रहर है। और ये राग पुड़िया धनाश्री जो है ये एक संधि प्रकाश राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग पुड़िया धनाश्री का संप्रकृति राग क्या है। तो एक है पूर्वी और एक है जैतश्री। तो राग पुड़िया धनाश्री का संप्रकृति राग हो जाता है पूर्वी और जैतश्री। फिर है राग दरबारी कान्हड़ा का वादी स्वर पूछा है, तो वादी क्या हो जाएगा, वादी हो जाएगा रे और संवादी हो जाएगा प, ठीक है। राग दरबारी कान्हड़ा का वादी स्वर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा और संवादी प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राग दरबारी कान्हड़ा का ठाठ क्या है। तो राग दरबारी कान्हड़ा का ठाठ हो जाता है आसावरी ठाठ। फिर नेक्स्ट है राग दरबारी कान्हड़ा का गायन समय पूछा है, तो मध्य रात्रि हो जाता है दरबारी कान्हड़ा का गायन समय। नेक्स्ट है राग दरबारी कान्हड़ा की जाति क्या है, तो वक्र संपूर्ण जाति है राग दरबारी कान्हड़ा का। नेक्स्ट है राग दरबारी कान्हड़ा का संप्रकृति राग क्या है, तो अराना है, अराना हो जाएगा राग दरबारी कान्हड़ा का संप्रकृति राग। फिर है आपका राग अराना किस ठाठ से उत्पन्न हुआ है। अब राग अराना के बारे में कुछ पॉइंट दिया है, तो राग अराना जो है ये आसावरी ठाठ का है, संवादी इसका प है और वादी सा है, ठीक है। अराना का संवादी क्या हो जाएगा, प हो जाएगा और वादी सा हो जाएगा। गायन समय क्या हो जाएगा, अराना का गायन समय हो जाएगा रात्रि का तृतीय प्रहर, ठीक है। और अराना का जाति क्या हो जाएगा, तो सारव संपूर्ण हो जाएगा। ये सब जो पॉइंट है ये आपको अराना का ही दिया है। नेक्स्ट है हम लोगों का राग अराना का संप्रकृति राग। तो इसका संप्रकृति राग क्या हो जाएगा, संप्रकृति राग हो जाएगा दरबारी कान्हड़ा और नायकी कान्हड़ा, ये दोनों जो है ये दरबारी कान्हड़ा का संप्रकृति राग है। फिर है राग मुल्तानी का वादी स्वर क्या है, तो वादी प है और संवादी सा है। तो राग मुल्तानी का, अब राग मुल्तानी के बारे में कुछ पॉइंट हैं, तो ये सब एकदम आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हम लोग कर रहे हैं। और ये एस्टेट के लिए, बीपीएससी ट्री 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको एग्ज़ाम में 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे एस्टेट हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो। एस्टेट में 40-50 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है और टीआरई 4 में 40-50 क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इससे आपको रहेगा। तो आप अच्छे से वीडियो को बार बार देख के याद कर सकते हैं या फिर नोट करके कॉपी में आप उसको याद कर सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको लगे नया है या फिर आपको नहीं पता है तो वो नोट कर लीजिएगा। और वीडियो सीरीज़ में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। 10-15 वीडियो में ये आपको वन लाइनर ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेट भी ये अड्डा पब्लिकेशन का बुक का है वन लाइनर, जो कि दीपा दीदी द्वारा प्रकाशित होता है। और ये बुक जो है आपको अड्डा पब्लिकेशन पे मिल जाएगा, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं और नहीं लेना चाहें तो वीडियो से करना है तो मेरे चैनल पे इसका सेट सब भी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट लास्ट में लगा देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मुल्तानी की उत्पत्ति किस ठाठ से मानी गई है। तो ये तोड़ी ठाठ से, राग मुल्तानी की उत्पत्ति तोड़ी ठाठ से मानी गई है। कोई भी म्यूजिक का एग्ज़ाम हो, ये आपको म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको सिलेबस अलग नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम में टॉपिक जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो दूसरे एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो टॉपिक चेंज नहीं होता है। तो कोई भी एग्ज़ाम में जो कि म्यूजिक का एग्ज़ाम हो तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही करेगा। राग मुल्तानी का गायन समय क्या है, दिन का चौथा प्रहर और राग मुल्तानी एक संधि प्रकाश राग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग मुल्तानी का संप्रकृति राग पूछा है,
तो राग मुल्तानी का संप्रकृति राग है तोड़ी। फिर राग मुल्तानी में रे ध शुद्ध करने पर कौन सा राग प्राप्त होता है? तो राग मधुबंती प्राप्त होता है। जब राग मुल्तानी में रे और धो को कोमल कर देंगे तो राग मधुबंती प्राप्त होगा। फिर राग हिंडोल का वादी स्वर क्या है? तो ध वादी है और ग संवादी है। राग हिंडोल में ध वादी और ग संवादी। राग हिंडोल की जाति क्या है? तो ऑडव ऑडव जाति है और रे प वर्जित है राग हिंडोल में। फिर राग हिंडोल का गायन समय क्या है? तो दिन का प्रथम प्रहर है और अपवाद राग में मौ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राग हिंडोल। राग हिंडोल की उत्पत्ति किस ठाट से मानी गई है? तो कल्याण ठाट से मानी गई है। राग हिंडोल का संप्रकृति राग क्या है? तो सोहनी है और शुद्ध कल्याण का ठाट क्या है? अब राग शुद्ध कल्याण का पॉइंट है कुछ तो ये देख लेते हैं। राग शुद्ध कल्याण का ठाट कल्याण ही होगा। शुद्ध कल्याण की जाति हो जाएगी औडव साडव और वादी स्वर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, संवादी ध हो जाएगा। तो राग शुद्ध कल्याण का ठाट क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। राग शुद्ध कल्याण की जाति क्या हो जाएगी? औडव साडव हो जाएगी। राग शुद्ध कल्याण की वादी स्वर क्या हो जाएगी? ग हो जाएगी और संवादी ध हो जाएगी। राग शुद्ध कल्याण का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर हो जाएगा। फिर है राग शुद्ध कल्याण की उत्पत्ति किन रागों के मेल से मानी जाती है? तो ये राग हो जाएंगे भूपाली और कल्याण। अन्य नाम क्या है? तो भूप कल्याण इसका अन्य नाम हो जाएगा राग शुद्ध कल्याण का। नेक्स्ट है हमारा राग शुद्ध कल्याण। राग शुद्ध कल्याण की प्रकृति कैसी है? तो गंभीर प्रकृति का राग है राग शुद्ध कल्याण और इसका संप्रकृति राग है भूपाली। फिर है राग देसी के बारे में। राग देसी का वादी स्वर है प और संवादी स्वर है रे। राग देसी का वादी स्वर क्या है? प है। संवादी स्वर क्या है? रे है। राग देसी का किस ठाट से उत्पन्न माना गया है? तो ये आसावरी ठाट से उत्पन्न माना गया है। राग देसी का गायन समय क्या है? दिन का दूसरा प्रहर है राग देसी का गायन समय। राग देसी की जाति क्या है? तो साडव संपूर्ण है राग देसी की जाति। और राग देसी में निषाद तथा गंधार का कौन सा रूप प्रयोग होता है? दोनों रूप प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा राग देसी का संप्रकृति राग क्या है? तो क्या है? तो बड़वा है, तिलक कामोद है। ठीक है। फिर है प्रबंध में धातु के कितने अंग बताए गए हैं? तो प्रबंध में धातु के 6 अंग बताए गए हैं। प्रबंध में कितनी धातुएं होती है? प्रबंध से कुछ क्वेश्चन है। तो प्रबंध में कितनी धातुएं होती थी? तो 4 धातु होती थी। 2 क्वेश्चन हम लोग क्या क्या किए प्रबंध से रिलेटेड। तो प्रबंध में धातु के कितने अंग बताए गए हैं? तो 6 अंग बताए गए हैं। प्रबंध में कितनी धातुएं होती थी? तो 4 धातुएं होती थी। नेक्स्ट है हमारा अब है प्राचीन काल में निबद्ध गान का उदाहरण। प्राचीन काल में निबद्ध गान के उदाहरण क्या है? तो प्रबंध, वास्तु और रूपक। प्रबंध गान, वास्तुगान और रूपक हो जाएगा प्राचीन काल में निबद्ध गान के उदाहरण। प्राचीन काल में अनिबद्ध गान का उदाहरण क्या है? तो रागालाप, रूपकालाप, अलप्ति गान, स्वस्थान का नियम आलाप, देसी संगीत। ये हो जाएगा आपको अनिबद्ध गान के अंतर्गत आएगा। फिर है धातु रचना नियम के अनुसार गान विधाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 2 भाग में, एक मार्ग और एक देसी, जिसको गान भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा एक निबद्ध गान और एक अनिबद्ध गान। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रबंध का शाब्दिक अर्थ है ऐसी गैर रचनाएं जिसके साथ अंगों को सुंदर ढंग से बांधा गया है। बोल रहा है ऐसी गैर रचना जिसके सभी अंगों को सुंदर ढंग से बांधा गया हो वो कहलाता है प्रबंध। प्रबंध के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? तो आभोग कहा जाता है। प्रबंध के अंतिम भाग को आभोग कहा जाता है। मेदिनी तथा श्रुति किसका प्रकार था? तो प्रबंध का प्रकार ही था मेदिनी तथा अथवा श्रुति। नेक्स्ट है हमारा तारावली अथवा चंपा प्रबंध में कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं। तारावली तथा अथवा चंपा प्रबंध में कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं। सूड प्रबंध के कितने उपभाग माने गए हैं? तो 3 माने गए, एक शुद्ध सूड, एक सालक सूड, एक मिश्रित सूड। नेक्स्ट है मिश्रित सूड प्रबंध के पुनः कितने प्रकार माने गए हैं?
तो 28 प्रकार। मिश्रित सूट प्रबंध का प्रकार पूछेगा तो 28 प्रकार हो जाएगा। शुद्ध सूट प्रबंध का प्रकार पूछेगा तो 8 प्रकार हो जाएगा। ये 8 प्रकार कौन कौन सा है शुद्ध सूट का? तो ये है एला, करण, एकताली, नर्तनी, झुम्बर, लंबक, डेढ़ंकी और रासक। इतना नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि 8 प्रकार होगा शुद्ध सूट प्रबंध का। फिर है सालक सूट प्रबंध के कितने प्रकार हैं? तो ये 7 प्रकार का है। निसारु, मंड, प्रतिमंड, अठताल और ध्रुव, रासक और एकताली। नेक्स्ट है हमारा दीपनी अथवा सेना। दीपनी अथवा सेना जाति के प्रबंध में कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। आनंदनी अथवा नीति प्रबंध में कितने अंग होते हैं? तो 5 अंग होते हैं। संगीत रत्नाकर में प्रबंधों को कितने भागों में बांटा गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो संगीत रत्नाकर में प्रबंधों को 3 भागों में बांटा गया है, सूड, अलिक्रम और विप्रकीर्ण। ठीक है, तो ये सूड, अलिक्रम और विप्रकीर्ण हो जाता है 3 भाग प्रबंध का संगीत रत्नाकर के अनुसार। संगीत रत्नाकर में अलिक्रम प्रबंध के कितने प्रकार हैं? तो 24 प्रकार हैं अलिक्रम प्रबंध के। फिर है हमारा संगीत रत्नाकर में विप्रकीर्ण प्रबंध के कितने प्रकार हैं? 36 प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सारंगदेव ने, ये सब क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट हो रहा है, देखिए सारंगदेव से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारंगदेव ने मूर्छनाओं के कितने प्रकार माने हैं? तो 4 प्रकार माने हैं, शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। फिर है मंदरा किस ग्राम की मूर्छना है? तो सा से शुरू होती है, षडज ग्राम की मूर्छना है। मत्स्यकृता किस ग्राम की मूर्छना है? तो मौ से शुरू होती है, षडज ग्राम की मूर्छना है। नेक्स्ट है अभिरुग्धता। अभिरुग्धता जो है मूर्छना, ये किस स्वर से आरंभ होती है? तो षडज ग्राम की है और रे से आरंभ होती है। अश्वक्रांता मूर्छना किस ग्राम से है? तो ग से आरंभ होती है, षडज ग्राम से है। उत्तरायता मूर्छना किस ग्राम से संबंधित है? षडज ग्राम से संबंधित है और ध से शुरू होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा मार्गी मूर्छना। तो मार्गी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? नी से आरंभ होती है और मध्यम ग्राम की ये मूर्छना है। हिरिय का मूर्छना किस ग्राम से संबंधित है? तो मध्यम ग्राम से संबंधित है और प से आरंभ होती है। शवीरी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? तो म से आरंभ होती है और मध्यम ग्राम की मूर्छना है। पौरवी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? ध से आरंभ होती है और मध्यम ग्राम की मूर्छना है। फिर हमारा है शुद्ध मध्यमा किस ग्राम की मूर्छना है? तो मध्यम ग्राम की मूर्छना है, सा से शुरू होती है। कलोपनता मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? तो मध्यम ग्राम की मूर्छना है और रे से आरंभ होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संगीत में अनिष्ट संवाद किसे माना गया है? सा और रे को माना गया है। भारतीय संगीत में अति इष्ट संवाद किसे माना गया है? 2 स्वर संवाद को माना गया है, सा म को 9 श्रुति की जो होती है और सा प को जो 13 श्रुति की होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा भारतीय संगीत में अल्प इष्ट संवाद किसे माना गया है? सा और कोमल ग को और सा और कोमल ध को। भारतीय संगीत में इष्ट संवाद किसे माना गया है? तो सा ग को और सा ध को। फिर है दक्षिण का शुद्ध ठाठ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण का शुद्ध ठाठ किसे माना गया है? तो कनकांगी को माना गया है। शुद्ध रे की आंदोलन संख्या कितनी है? 270 है। कर्नाटकी संगीत में चतुश्रुति ध या शुद्ध नी को उत्तरी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये शुद्ध ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटकी संगीत के चतुश्रुति ध या शुद्ध नी को उत्तरी संगीत में शुद्ध ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटकी संगीत का काकली नी उत्तर संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये शुद्ध नी के नाम से। कर्नाटकी संगीत का काकली नी और उत्तरी संगीत में शुद्ध नी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी संगीत का शुद्ध ग दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्गंधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी संगीत का शुद्ध रे। दक्षिणी संगीत का शुद्ध रे उत्तरी संगीत में कोमल रे से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिणी संगीत का शुद्ध रे जो है ये उत्तर संगीत का कोमल रे है। मोरेश्वर खरे ने कितने रागों को रागांक पद्धति के अंतर्गत रखा है? 30 रागांक को, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोरेश्वर खरे ने कितने रागों को रागांक पद्धति के अंतर्गत रखा है? तो 30 रागांक को रखा है। रागमाला पुस्तक के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल है।
रागमाला पुस्तक के रचयिता हो जाते हैं पुंडरीक विट्ठल। नेक्स्ट है रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि के कितने मुख्य मेल माने हैं? तो स्वरमेल कलानिधि में रामामात्य माने हैं 20 मेल। सद्राग्र चंद्रोदय पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुंडरीक विट्ठल ही हैं। सद्राग्र चंद्रोदय पुस्तक के लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल। नेक्स्ट है हमारा उपरागों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उपराग है 8। चौक वर्णम के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। चौक वर्णम में कौन सा रस प्रधान होता है? श्रृंगार रस और भक्ति रस प्रधान होता है चौक वर्णम में। चौक वर्णम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? भरतनाट्यम में किया जाता है। फिर हमारा चौक वर्णम में तराने जैसे बोलो को क्या कहते हैं? तो चौक वर्णम में तराने जैसे बोलो को कहते हैं चोल्लुकेट्टू। पद वर्णम में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तान वर्णम को किस लय में गाया जाता है? मध्य लय में गाया जाता है। ध्वरु वर्णम में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। ध्वरु वर्णम में 6 अंग होते हैं। ध्वरु वर्णम में कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। पदम किस भाषा में मिलते हैं? तो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में मिलते हैं पदम। जावली को किस लय में गाया जाता है? तो ध्रुत लय में गाया जाता है जावली को। बिंदु में कौन सा रस प्रधान होता है? तो ये प्रधान होता है श्रृंगार रस। बिंदु को गाया जाता है ध्रुत लय में और मध्य लय में भी। स्वर जाति कैसी रचना है? तो राग तालबद्ध रचना है स्वर जाति, राग तालबद्ध रचना है। स्वर जाति के कितने खंड हैं? 3 खंड होते हैं। स्वर जाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर पल्लवी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणात्य प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं दक्षिणात्य प्रबंध के। तिलाना के कितने भाग होते हैं? तिलाना के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है। आदि काल से आज तक के संसार के संपूर्ण स्वरलिपि पद्धतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आदि काल से आज तक के संसार की संपूर्ण स्वरलिपि पद्धति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सोल्फा शब्द का अर्थ क्या है? तो प म सोल्फा शब्द का अर्थ हो जाता है। भारतीय स्वर पद्धति किस श्रेणी में आती है? सोल्फा पद्धति में ही आती है। भारतीय स्वर पद्धति सोल्फा पद्धति के अंतर्गत आती है। न्यूमस पद्धति का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। न्यूमस पद्धति का जन्म मिस्र में हुआ था। नेक्स्ट है न्यूमस पद्धति के स्वरों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता था? तो गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। किसका? गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा न्यूमस पद्धति में एक मात्रा में 2 स्वरों को लिखने के लिए क्या किया जाता था? तो अर्धचंद्राकार या चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अर्धचंद्राकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता था न्यूमस पद्धति में एक मात्रा में 2 स्वरों को लिखने के लिए। किस पद्धति का विकास स्टाफ पद्धति के रूप में हुआ है? तो न्यूमस पद्धति का विकास स्टाफ पद्धति के रूप में हुआ है। चीव पद्धति की रचना की कौन? तो एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन चीव थे। मतलब मैथमेटिशियन का नाम चीव ही था और वही किए थे चीव पद्धति की रचना। चीव पद्धति की कल्पना किस वर्ष में की गई? तो 18वीं सदी में की गई थी। चीव पद्धति की रचना 18वीं सदी में की गई थी। ग्रेट स्टाफ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट स्टेव के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट स्टाफ में कितनी रेखाएं होती है? तो 11 रेखा होती है। ग्रेट स्टाफ में 11 रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ग्रेट स्टाफ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी भाग को प्रथम ट्रेविल जी क्लेफ कहते हैं और ग्रेट स्टाफ के नीचे वाले भागों को क्या कहते हैं? तो एफ क्लेफ या सेकेंड बास कहते हैं। दोनों क्लेफ को अलग दिखाने के लिए बनाया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो क्लेफ सिग्नेचर कहलाता है। स्टाफ पद्धति में स्वरों के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? तो अंडाकार चिन्ह का प्रयोग होता है। स्टाफ पद्धति में स्वरों के स्थान पर अंडाकार चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तरी संगीत के प को स्टाफ पद्धति में क्या कहते हैं? जी कहते हैं। ठीक है। उत्तरी संगीत के प को जी कहते हैं स्टाफ पद्धति में। म को क्या कहते हैं? तो एफ कहते हैं स्टाफ पद्धति में। नी को कहते हैं बी स्टाफ पद्धति में और तार स को कहते हैं सी
उसके बाद है रे को कहते हैं, रे को रे कहते हैं। और स्टॉप पद्धति में सुपरटोनिक स्वर कहा जाता है रे को। फिर है स्टॉप पद्धति में, एक बार देख लेते हैं फिर से यहाँ पे। नी को कहा जाता है स्टॉप पद्धति में बी, तार सा को कहा जाता है सी, रे को कहा जाता है रे ही, और सुपरटोनिक स्वर को किसको कहा जाता है, रे को। स्टॉप पद्धति में सब डोमिनेंट स्वर परफेक्ट 4 किसे कहा जाता है, मौ को कहा जाता है। ठीक है, मौ को कहा जाता है। फिर है वी डी पलुस्कर जी का, वी डी पलुस्कर कहाँ जन्मे थे, तो कुरुंदवार बेलगांव में इनका जन्म हुआ था। अभिनव राग मंजरी किसने लिखा है, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ही लिखे हैं। फिर है मैरी संगीत महाविद्यालय की स्थापना कौन किए थे, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे किए थे मैरी संगीत महाविद्यालय का स्थापित। किन्नरी वीणा का आविष्कार कौन किए थे, मतंग किए थे। सारंगदेव के अनुसार इनमें से कौन सा राग जो श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है, तो कृपांग राग हो जाएगा। फिर है हमारा अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो खिलजी काल में थे ये। ठीक। फिर है गोधूली और प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कहलाता है संधि प्रकाश राग। राग तरंगिणी किसकी संगीत पर रचना है, तो लोचन कवि की है राग तरंगिणी। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसकी संगीत पर रचना है, तो वेंकट मुखी द्वारा रचित है चतुर्दंडी प्रकाशिका। फिर नेक्स्ट है हमारा ताल, चौताल अथवा चार ताल, डैश मात्रा, डैश खंड, डैश पर खाली। चार ताल, चौताल अथवा चार ताल। चौताल या चार ताल में 12 मात्रा होती है, 6 खंड होता है, और 3 और 7 पे क्या होता है, खाली होता है। 3 ताल के चौगुन में कितनी मात्राएं होती है, तो 3 ताल के चौगुन में होती है 64 मात्राएं। स्वरों से बनी रचना परंतु किसी ताल विशेष में न हो अनिबद्ध कहलाती है। रागों के मूल रूप से हटकर एक समीप राग संप्रकृति राग की झलकियाँ दिखाना तिरोभाव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तिरोभाव कहलाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तोरी का वादी संवादी स्वर है। राग तोरी का वादी ध हो जाएगा और संवादी ग हो जाएगा। यह कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं सदी में खोजी गई। किनके द्वारा, तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। प्राचीन काल में तराना को क्या कहते थे, तो निर्गीत और बहिर्गीत कहते थे तराना को। फिर है प्राचीन लेखकों के अनुसार 22 श्रुतियों में रे का स्थान कितना नंबर पे है, तो 7वां नंबर पे है। प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायक को क्या कहते थे, तो कलावंत कहते थे। प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायक को क्या कहते थे, कलावंत कहते थे। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाला तो देख लीजिएगा, अभी लगा दिया जाएगा यहाँ पे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स का भी क्लास आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का भी क्लास का वीडियो सीरीज़ चालू है, तो उसमें 6 मंथ का करंट अफेयर्स रहेगा, जिससे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में आने वाला 3 मंथ में जो भी एग्ज़ाम होने वाला वो सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।